कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गढ़वाल के लोगों पर की गई टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस निराशा में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया जा रहा है। इस बयान से उत्तराखंड, खासतौर से गढ़वाल के लोगों का जो अपमान किया गया है उससे सभी लोग आहत हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। के नेताओं को एक आदत सी पड़ गई है गाली गलौज करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गढ़वाल के लोगों पर थूकने की बात करना, उत्तराखंडित पर थूकने की बात करना। सार्वजनिक मंचों से करण मेहरा जी, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान सार्वजनिक मंच से जो उनके पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़े हुए मनीष खंडूरी जी का बयान, ये दर्शाता है कि वो लोग उत्तराखंडित को और गढ़वाल के लोगों की वो बेइज्जती करना चाहते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और सार्वजनिक मंचों से पहुंचा रहे हैं। इसे उत्तराखंड राज्य की जनता और गढ़वाल की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली। ये न मालूम किस गलतफहमी में घूम रहे हैं और इनके मन में, इनके दिमाग में जो है वो इनके मुंह से निकल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और इस पर उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उनकी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए मार्ग खोला गया है। भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पिछले 4 दिनों से बंद है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से चमोली के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के आदेश जारी हुए हैं, जहां जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को चंपावत के सत्र न्यायाधीश कार्यालय में संबद्ध किया गया। बता दें कि जिला जज धनंजय चतुर्वेदी पर आरोप था कि वो कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के दौरान अनुपस्थित थे। वहीं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी की निजता का हनन भी किया गया। इस मामले में जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी को 11 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस पर जिला जज चमोली धनंजय चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने जो सफाई दी उससे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद जिला जज चमोली को निलंबित कर दिया गया है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान के बाद अब कांग्रेसी नेता मनीष खंडूरी का बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मनीष खंडूरी वीडियो में कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंडियत पर थूकता हूं। इस पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह कांग्रेस की सोच और मानसिकता है, जिसकी धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने निंदा भी की है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आमंत्रण में भारत आया। इस विजिट का मुख्य अर्थ था दो पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, दो देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है, वो संबंध और सुदृढ़ करने के लिए, दो राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए ये भ्रमण बहुत फलदायी हुआ। नो बीजेपी कार्यक्रम अंतर्गत ये था। लास्ट ईयर हमारे पार्टी के अध्यक्ष नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री
कमरेड पुष्प कमल दाल प्रचंड, वहाँ वो लास्ट ईयर आया था बीजेपी के आमंत्रण में। ये दूसरे बार हम आ रहे हैं। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री प्रचंड का भारत दौरा हुआ था। भाजपा जानो इस भाव के साथ उत्तराखंड में आज यहाँ पहुँचे। उनमें पंपा भूसाल जी है, आप CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की पूर्व में आप विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, अब उनकी पदाधिकारी हैं। इनके साथ रामेश्वर राम यादव जी आए थे, पूर्व में कानून मंत्री नेपाल सरकार में, वर्तमान में सांसद हैं। चक्रपाणी खैनाल बलदेव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी एक बार फिर से राजनीति के मैदान में एक्टिव मोड में नजर आए हैं। इस पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति भारद्वाज ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी और उस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी कहां थे। जब पौड़ी के लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे और लोगों को मदद की जरूरत थी, तब मनीष खंडूरी कहां थे। ऐसे समय में मोदी किचन चलाई गई, लोगों को राशन बांटा गया। दीप्ति भारद्वाज ने यह भी कहा कि अब चुनाव को देखते हुए मनीष खंडूरी बयानबाजी कर रहे हैं। मुश्किल की घड़ी थी, मैं कहूँगी उस वक्त वो कहाँ थे, जब यहाँ पर जो जनता थी, जब लोग थे, उनको मुश्किलें थी, उनके घर में राशन नहीं था, उनके लोग किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे, पौड़ी के लोग, उस वक्त वो कहाँ थे। तो ये सब चीज़ें उनको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब लोगों को मुश्किल में थे लोग। आज लोग अपना रहते हैं, जिन्होंने उनका वहाँ पे काम किया, जिस वक्त जनता के बीच में मोदी किचन चले, राशन बटा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खड़े रहे, आज उस वक्त को भूलकर अब आज की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वही चुनावी बातों में आज वो इस मुद्दे को उठा रहे। कल एक तरफ जहां पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के एक पूर्व सैनिक परिवार ने सूबे की धामी सरकार के अधिकारियों पर भूमाफियाओं की साठगांठ का आरोप लगाते हुए आगामी 1 अगस्त से हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल पूरा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां सरकारी नजूल भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता पूर्व सैनिक का परिवार लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई न होने से तमाम सवाल खड़े हुए हैं। सूबे में बीजेपी सरकार आने के बाद सीएम धामी द्वारा सरकारी नजूल और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की गई थी, जो आज भी जारी है। पर सरकार की यह कार्रवाई पूर्व सैनिक परिवार के दावे के बाद हल्द्वानी में दम तोड़ती नजर आई है। लगातार जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और जिला अध्यक्ष जी हैं, ये लगातार सक्रिय हैं। हालांकि हम लोग टाइम तो देते हैं, पर इनके बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई बात रही, जो हमारी बहन है अभी अपनी समस्या को लेके आई हैं, इनकी रोजी रोटी के लिए भी इनका बड़ा संकट पैदा हो गया है, और ये भाई साहब हैं, इतने लंबे टाइम से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बोला है, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होगा, और अभी भी ये उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी बीच में हैं, और असामाजिक तत्वों की बात जहाँ पर ये कह रहे हैं हमें जान माल का खतरा है, तो वो भी सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको एक तो सुरक्षा दी जाए, दूसरा उसकी जल्दी से जल्दी जांच हो। जो हमारी नई डीएम साहिबा आई हैं उनके द्वारा, और जो अन्य अधिकारी वर्ग हैं, या फिर दीपक रावत जी हैं, कोई भी अधिकारी वर्ग जो हैं, उन्होंने इसमें जाँच करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जाँच बिठानी चाहिए, और जिसका हक इसमें है वो हक इनको मिलना चाहिए। ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। जो मेरे साथ एक ये अन्याय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये नजूल की भूमि में इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, और जिसकी मेरे पास सूचना के अधिकार से सब जानकारी है। इनके खुद कागजों द्वारा मुझे लिख के दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, नजूल भूमि है, और जो फ्री होल्ड के लिए आवेदनी है, और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि इसमें नक्शा स्वीकृति नहीं है। तो सर मैं 3 साल से दर दर भटक रही हूँ, और ये मुझे कोई उसमें वो नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर इन अधिकारियों द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अगर इसमें अब कार्रवाई नहीं करी गई है, तो मैं 1 तारीख को नगर निगम में और परिवार सहित अनशन में बैठने के लिए तैयार रहूँगी।
डोईवाला क्षेत्र में नए शहर बनाने की खबरों के बाद जिस तरह से डोईवाला में स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने पिछले कई दिनों से लगातार पंचायतों और बैठकों का दौर जारी था, फिलहाल उस पर विराम लगता हुआ नजर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री ने नया शहर बनाने की बात का खंडन करने के बाद डोईवाला में स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने राहत की सांस ली है। उधर डोईवाला में प्रेस वार्ता कर बीजेपी जिला महामंत्री राजेंद्र ताड़ियाल और मंडल महामंत्री रविंद्र बेलवाल ने धामी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। देहरादून शहर में ई रिक्शा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। रिक्शा चालक सड़क पर कहीं भी वाहन खड़ा करके सवारी भरने लगते हैं। इसकी वजह से पूरे शहर में जाम की स्थितियां बन गई हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग भी सख्त होता हुआ नजर आया है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार की माने तो देहरादून शहर और अन्य शहरों में भी ई रिक्शा से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए ई रिक्शा के लिए प्लान बनाया जा रहा है और यातायात नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। है कि ये आप हमारे देहरादून शहर और अन्य शहरों में ये बड़ी समस्या आ रही है कि ई रिक्शा जो मुख्य मार्गों पर चलने शुरू हो रहे हैं या कोई प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो रही है और साथ में अन्य जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके साथ विवाद भी हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा एक ई रिक्शा के लिए प्लान बनाया जा रहा है, जो कि देहरादून, हरिद्वार शहर और ऋषिकेश के लिए बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ई रिक्शा है उनका संचालन मुख्य मार्गों पर किसी भी दशा में ना किया जाए और ऐसे ई रिक्शा जिनका कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया उनका संचालन उन्हीं वाहन स्वामियों द्वारा किया जाए जिनको कि वो ई रिक्शा दिया गया है। तीसरा, कोई ई रिक्शा जिसका कि टैक्स या फिटनेस ख़त्म है उसके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई करी जाएगी और उसको बंद किया जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि ई रिक्शा के माध्यम से कोई भी ट्रैफिक कॉन्जेशन ना हो और आने वाले 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आप इस समस्या को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगा नहर की मोहम्मदपुर झाल से 23 जुलाई से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा, जहां युवक के परिजन भी पहुंच गए और 30 जुलाई को युवक अपनी कार लेकर 23 जुलाई को युवक अपनी कार लेकर घर से निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। उसके परिजनों ने काफ़ी तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद उसकी कार सोलानी पार्क के पास गंगा नहर किनारे से बरामद हुई थी। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर लापता होने की जानकारी दी थी। युवक का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद कर लिया गया है। देहरादून में जुगाड़ नामक वाहन आतंक मचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल को काटकर उसके पीछे एक बुग्गी जोड़ दी जाती है और इसमें सीमेंट, सरिया, ईंट ऐसे सामानों को ढोया जाता है। इन वाहनों से दुर्घटनाएं होने की संभावना लगातार बनी रहती है और अब परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर सख्ती करने जा रहा है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया है कि जो ऐसे वाहन हैं उनकी बाइकों को काटकर पीछे बुग्गी जोड़कर बनाए जाते हैं और उनको ये लोग रेड़ा बोलते हैं। ऐसे वाहन अक्सर हादसे का शिकार होते हैं। अब इन पर सख्ती बढ़ाई जाएगी, ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे वाहनों को लोडिंग के रूप में सामान देने वालों पर भी अब परिवहन विभाग मुकदमा दर्ज करेगा। बहुत ही गंभीर समस्या है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल को कटवाकर उसके पीछे एक ट्रॉली लगवा लेते हैं या एक जिसको वो रेड़ा बोलते हैं। इसके खिलाफ प्रवर्तन द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ना सिर्फ ऐसे रेड़ों के खिलाफ हम चालान करेंगे, परंतु ऐसे आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि ऐसे कोई लोग जो इनके ऊपर सामान लाते हैं, चाहे वो टाइल हो, चाहे वो सरिया हो या कोई मिट्टी या ईंटें हों, जो भी दुकानदार इन गैर कानूनी और ख़तरनाक वाहनों के ऊपर अपना ये सामान लादेगा, उसके खिलाफ भी हम आईपीसी की सेक्शन में पब्लिक सेफ्टी को डेंजर में लाने के लिए मुकदमा दर्ज कराएंगे और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व ना सिर्फ वाहन स्वामी का होगा
परंतु ऐसे दुकान वालों का भी होगा जो जानते हुए कि ये इलीगल है उस पर सामान देते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में मौसम लगातार बाधा बनता जा रहा है। इसका सीधा असर चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर पड़ने लगा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने होटलों की जो बुकिंग की थी वो 90% कैंसिल करा चुके हैं। इसका सीधा असर उत्तराखंड के पर्यटन एवं उद्योग व्यवसाय पर दिखने लगा है। यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हुई है, फिर भी लोग जा ही रहे हैं। संख्या यद्यपि कम है, कभी 250, 1000, 2000, अलग अलग धामों में अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। जिस दिन मलबा इत्यादि आ जाता है, रोड जाम होता है, तो उस समय ये श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है। जब रोड क्लियर रहती है तो ये श्रद्धालु बढ़ जाते हैं। तो ये अप डाउन होते रह रहे हैं। वैकुंठ केशव जनाई प्रसन्न वदना जगदाद्य शक्ति। गदरपुर थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि मुहर्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। ट्रैफिक को लेकर विशेष सावधानी पुलिस बरतेगी। वहीं मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा है कि मुहर्रम का त्यौहार गम का त्यौहार है और लोगों से अपील की गई है कि 10 फुट से अधिक ताजिया ऊंची न रखें। इससे बिजली की तारों से टकराने की दुर्घटना की आशंका नहीं होगी। देखिए, कल 29 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें जगह जगह से जो ताजिए जो है निकलते हैं। तो सभी लोगों को जो है यहाँ बुला करके एक पीस कमेटी की मीटिंग बुला गई। हर वार्ड मेंबर यहाँ पर आए थे, चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे। इनको जो है पिछले विगत वर्षों में क्या क्या उसमें जो है मुहर्रम के समय में दिक्कतें हुई, उस संबंध में इनसे पूछताछ की गई और जो आगे के लिए हमको करना है, इसमें जो है जो भी इनको दिक्कतें हुई हैं उस संबंध में बताया गया, तो उसको हम जो है दूर करेंगे। तो और सभी लोगों को ये भी हम लोगों ने बताया है इसमें कि 10 फीट से अधिक ऊंची जो है कोई भी ताजिया न हो और शांतिपूर्वक से जो है मनाया जाए इसको त्यौहार को। जहाँ जहाँ भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर अपनी ड्यूटी को लगाएंगे। पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार जिले में आई बाढ़ से जहां सभी वर्गों के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, तो वहीं अब लोगों को घरों में रोजाना खाने पीने वाली हरी सब्जियों के दामों की भी मार झेलनी पड़ रही है। लोग महंगाई से बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इससे गरीब आदमी को भरपेट खाना मिल पाए। वहीं लोगों का कहना है कि हमने महंगाई को लेकर पीठ बाजार में दुकानदारों से बात की, तो उनका कहना है कि बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं, इसके कारण सब्जियां पीछे से कम आ रही हैं। देखो भाई, बात ऐसी है कि महंगाई का दौर तो ऐसा चल रहा है कि गोभी, जैसे हमारे गोभी खाने की चीज़ है, गोभी 100 रुपये किलो, टमाटर 170, 80, 90, 200 रुपये किलो तक है, तोरी 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये किलो और बैंगन 80 रुपये। अब ये गरीब आदमी इतनी महंगाई में क्या खाएगा। ताना पानी आया, फसल को बर्बाद कर दिया और जब फसल बर्बाद होएगी, पहले फसल थी 10 रुपये किलो टमाटर बिको था, 20 रुपये बिको था, 10 की 2 किलो लौकी बिको थी। अब जब लौकी पीछे से सामान नहीं आ रहा, 160 रुपये किलो टमाटर बिक रहा, 70-60 रुपये किलो लौकी बिक रही सकते, क्योंकि इतनी महंगाई है कि टमाटर भी 160 रुपये है और गोभी भी 100 रुपये किलो है। और कुछ तो लोगों का नुकसान है ही, बाढ़ से प्रभावित है लोग, बाग हैं, पूरी फसलें खराब हो गई हैं। अब ये बताइए इसमें लोगों का क्या होगा। सर, मैं आज यहाँ से सामान खरीदने आया हूँ तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जितना महंगा सामान हो। गोभी भी 180 के आसपास हो और टमाटर भी 160 रुपये किलो। कोई चीज़ मंदी नहीं है। यो लौकी 40-50 रुपये किलो, बाकी अन्य सामान भी और काफ़ी महंगे। सरकार से मांग करती है, गरीब आदमी पिस गैस में, गरीब आदमी के लिए कुछ वो तो करना चाहिए ना। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।